students, welcome to Soumya's Commerce Station. So this is the second part of the cooperative society. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो कंपनी भी आपकी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इसका मतलब है वो रजिस्टर्ड होती है। और पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो भी रजिस्टर्ड बॉडी होती है एंड इट इज़ कंपलसरी कि आप उसको जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 1912 का उसके अंडर रजिस्टर करवाओ। तो इसमें हम देखेंगे कि कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड एसोसिएशंस तो हैं, उनमें और क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। सो डिफरेंसेस में हम पहला देखते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं, देखो एक तो आपकी है कंपनी और एक आपकी है कोऑपरेटिव। जो कंपनी होती है वो आपने पढ़ा है कि एक पब्लिक कंपनी होती है एंड एक आपकी प्राइवेट कंपनी होती है। कोऑपरेटिव इसमें दिया है आपकी बुक में कि एक आपकी है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड एक आपकी आती है नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये दो है। तो इतना आपके में दिया है कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो पब्लिक कंपनी होती है इसका आपने पढ़ा है कि इसमें मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए 7 एंड मैक्सिमम पे देयर इज़ नो लिमिट। ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो होती है इसमें मिनिमम होने चाहिए 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम में इसमें था 50 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है इसकी आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दी गई है वो ये है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो होती है, जो क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 10 होने चाहिए एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 100 होने चाहिए। और जो आपकी नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, नॉन क्रेडिट वाली, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सनस 10 होने चाहिए एंड मैक्सिमम पे इसमें नो लिमिट है। तो आप ये देख लो कि पब्लिक कंपनी में एंड नॉन क्रेडिट वाली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनमें मैक्सिमम पे देयर इज़ नो लिमिट, मतलब मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम जो है पब्लिक में आपकी 7 हो गए एंड नॉन क्रेडिट में आपके 10 हो गए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन्स एंड मैक्सिमम 50 एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ में मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 100। सो ये नंबर ऑफ़ मेंबर्स का जो डिफरेंस था कंपनी में एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में वही दिया गया है। इस वाले पैराग्राफ में आपको ये पता चलता है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है एंड नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो ये हमारा पहला डिस्टिंक्शन था। अब सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड हमारा आता है मेंबर्स लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है आपने पढ़ा है, पिछली वीडियोस में बताया गया है कि आपको जब आपका बिजनेस बूम अप करेगा, एट दी एंड जब आपका सारा बिजनेस ऑपरेशंस हो जाएगा और आप अपना बिजनेस बंद करोगे, साल के एंड में नहीं, जब बिजनेस अपना बूट अप करोगे देन उस टाइम पे आपको अपनी सारी लायबिलिटीज़ पे बैक करनी पड़ती है। तो जो भी ओनर्स होते हैं उनसे वो अमाउंट ली जाती है कि वो लायबिलिटीज़ पे बैक करें। तो लायबिलिटी आपकी 2 टाइप की होती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब होता है कि आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं एक लिमिट होती है, उतनी ही लिमिट की अमाउंट आपको इस लायबिलिटी के पे करने के टाइम पर पे करनी होगी। एंड दूसरी अनलिमिटेड होती है। अगर आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है देन उसमें ये होगा कि आपको जितना अमाउंट पे करना है तो उतना तो आप करेंगे ही एंड उसके अलावा आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी कुछ अमाउंट देना पड़ जाएगा अगर आपने जो अमाउंट पे करी है वो कम पड़ रही है लायबिलिटीज़ पे बैक करने के लिए। तो ये 2 टाइप का प्रोसेस होता है। लायबिलिटी जो है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में क्या होता है, देखो जो कंपनी होती है, कंपनी में जनरली सबकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। बट जो हमारा कंपनीज एक्ट है 1956 वाला वो अलाउ करता है अनलिमिटेड कंपनी भी बनाने, क्योंकि आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी में टाइप्स ऑफ कंपनीज में देखा था कि अनलिमिटेड कंपनी भी होती है। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है कि उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। तो दो ये आपने ये हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें अलाउ करा है, बट प्रैक्टिस में अनलिमिटेड कंपनीज कोई नहीं बनाता है, बिकॉज जो मेजर मेरिट लोग चाहते हैं कंपनी बनाने का वो यही चाहते हैं कि उनकी उसकी लायबिलिटी जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी।
तो अनलिमिटेड कंपनीज रेयरली एग्जिस्ट करती हैं। तो आपका इसमें ये बताया गया कि जो कंपनी है उसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो अलाउ करता है कि आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी कर सकते हो। तो अनलिमिटेड वाली भी इसमें चलती है। जो आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी ये है कि उसमें भी आप अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रख सकते हैं, एंड अगर आपको मन करे तो आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट में मेजर कोई डिफरेंस नहीं बताया गया था, यही बताया कि लाइबिलिटी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड दोनों हो सकती हैं, दोनों अलाउ करी जाती है। ठीक है, लाइक इसमें क्या दिया गया आपका, मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन ऑप्ट फॉर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बट प्रैक्टिस में उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये आपका लाइबिलिटी वाला पॉइंट था। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है वो पॉइंट है मेंबरशिप का। मेंबरशिप क्या होती है, देखो नंबर ऑफ़ मेंबर्स और मेंबरशिप अलग है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स आपका था कितने मेंबर्स होने चाहिए, मेंबरशिप आपकी अलग चीज़ होती है। मेंबरशिप में क्या बताया गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप है, मेंबरशिप क्या, जो आपको मेंबर बनने का प्रोसेस है। ठीक है, मेंबर बनने का जो प्रोसेस है, जो ये चीज़ चल रही है, वो आप जो एग्जिस्ट कर रहे हो एज ए मेंबर, वो मेंबरशिप आपकी होगी। ठीक है, तो मेंबरशिप आपका ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में आप ले सकते हो, विच कैन नॉट बी सीन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में आप ले लो, मेंबरशिप ये होती है। तो मेंबरशिप में ये बताया गया कि जो अब हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबरशिप को हमेशा खुला रखती है। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज ओपन। कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप कभी भी मेंबर बन सकते हो। ठीक है, मेंबर कैसे बनते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के एंड कंपनी के, शेयर्स वाला प्रोसेस। ये प्रोसेस पहले पूरा एक्सप्लेन करा गया है कि जो हमारा शेयर कैपिटल होता है उसको इशू करा जाता है। जो लोग शेयर खरीदते हैं वो उस जिसने इशू करा है, जिस कंपनी ने या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, उसके वो मेंबर बनते चले जाते हैं, जो शेयर्स परचेज करते हैं। तो आप ऐसे बन जाते हो मेंबर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपनी मेंबरशिप हमेशा खुली रखती है, कोई भी आकर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कभी भी बन सकता है। पर जो आपकी कंपनी होती है, ये कंपनी क्या करती है, ये अपनी मेंबरशिप को क्लोज़ कर देती है जब इसका पूरा जो सब्सक्रिप्शन था, जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो इसने इशू करा था कि अगर 5 लाख कैपिटल उनको चाहिए और उन्होंने वो शेयर्स इशू करे हैं, तो मान लो 500 शेयर्स इशू करें, तो वो 500 शेयर्स जब सारे खरीद लिए जाएंगे, सारे उनके पास पैसे आ जाएंगे उस कंपनी के पास, तो वो अपनी मेंबरशिप को बंद कर देगी एंड उसके बाद और कोई उनका मेंबर नहीं बन सकेगा। ये होता है डिफरेंस कि कंपनी की मेंबरशिप बंद हो जाती है जैसे ही उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो उनको पूरा तरीके से मिल जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप है वो हमेशा खुली रहती है, उनका शेयर कैपिटल उनको मिल भी जाता है, फिर भी उनकी मेंबरशिप खुली रहती है। कोई भी चाहता है तो वो उनका मेंबर बन सकता है। अब देखो, जब इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप होती है, इसमें क्या होता है कि जो मेंबर बनना चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के और जो पहले से मेंबर है, देखो मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी आज के दिन बनी, ठीक है, आज के दिन बनी, आज जो है कुछ शेयर्स लोगों ने खरीदे, उसमें जो उन्होंने जितना प्राइस दिया होगा एक शेयर का, जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, शेयर का एक प्राइस फिक्स करा जाता है जिसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। तो उस शेयर का जो प्राइस फिक्स करा गया वो ये है कि आज की डेट में वो शेयर 10 रुपये का है। तो लोगों ने उस हिसाब से 2, 3, 4 जितने शेयर खरीदे एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन गए। अब क्या हो रहा है कि कम से कम 3 महीने के बाद कोई मेंबर चाह रहा है कि मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन जाऊँ, ठीक है, तो वो आएगा शेयर्स खरीदने। अब उसको 10 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे शेयर खरीदने के। उन शेयर के प्राइस में, पर शेयर के प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। वो 3 महीने बाद जो मेंबर बनेगा उसे भी 10 रुपीज़ ही पे करने होंगे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, जितना कि एक उस मेंबर ने पे कर रहे थे जो आज की डेट में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए शेयर परचेज़ कर रहा है। तो जो शेयर का प्राइस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है टाइम के जाते जाते, ठीक है। क्या दिया गया इसमें कि मेंबरशिप तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की इज़ ओपन एट ऑल द टाइम्स एंड जो न्यू मेंबर्स आते हैं उन्हें सेम अमाउंट पर शेयर पे करनी होती जो कि ओल्ड मेंबर्स ने पे करी थी, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। कंपनी में क्या होता है, ये अपनी मेंबर्स की जो लिस्ट है उसको क्लोज कर देती है जैसे ही उसका पूरा कैपिटल उसको मिल जाता है, जैसे ही फुल सब्सक्रिप्शन हो जाता है, वो अपना जो शेयर वाला पूरा प्रोसेस है और जो मेंबर्स की लिस्ट है उसको बंद कर देती है। और जिनको उस कंपनी के मेंबर बनना होता है देन वो बाद में स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है।
एंड कंपनी के आपने सुना होगा शेयर्स के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, कहते हैं ना शेयर्स के दाम गिर गए, शेयर्स के दाम बढ़ गए, तो ये चीज़ कंपनी में होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे फ्लक्चुएशंस नहीं होते। तो ये आपका हो गया मेंबरशिप का, मेंबरशिप में भी आपको समझ आ रहा होगा। अब आपका आता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट और कंट्रोल कैसे होती है कंपनी की और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो पहली बात तो ये ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं, पहले बताया गया। ओनरशिप आपकी क्या होती है, जो मेंबर्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को ओन कर रहे हैं वो ओनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एंड जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस देख रहे हैं वो मैनेजमेंट वाला बोर्ड कंप्राइज करेंगे। जैसे कि जो आपके ओनर्स होते हैं कंपनी के, कंपनी की बात करी जा रही है अभी, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स, एंड जो उस कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। ये डिफरेंस होता है, तो ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में सेपरेशन होता है कंपनी में। मैनेजमेंट और कंट्रोल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है, कंपनी हटाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट का काम कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा जा रहा है, इट इज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है जैसे हमारी कंट्री, आपने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको ये, इसका मतलब है एक मैन का एक ही वोट होगा, वन मैन वन वोट वाला सिस्टम है, और कोई भी प्रॉक्सी नहीं है। प्रॉक्सी क्या होता है, नो प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी का मतलब है किसी के बिहाफ पे करना। अब एक एग्जांपल चलो देते हैं। होता क्या है कि कॉलेज में जाके क्या बच्चे कॉलेज में करें तो अब स्कूल में भी करने लगे हैं, बच्चे बंक करने लगते हैं स्कूल। सो व्हेन दे बंक द स्कूल व्हाट दे डू, दे टेल देयर फ्रेंड्स कि आज तो मैं नहीं आऊँगा एंड आज मेरी अटेंडेंस लगा देगा, ठीक है। सो उनके फ्रेंड क्या करते हैं कि जिस दिन उनका फ्रेंड एब्सेंट हुआ, नाम लिया गया, उन्होंने प्रेजेंट की अटेंडेंस दे दी, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी लगाना। तो ये प्रॉक्सी होती है कि किसी के बिहाफ पे आप काम करो, वो बंदा प्रेजेंट नहीं है क्लास में लेकिन आप उनकी अटेंडेंस लगा रहे हो, आप उनके बिहाफ पे काम करो, उसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं। तो जो वोटिंग का काम होता है इसमें भी प्रॉक्सी आपकी चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती है। तो जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। डेमोक्रेटिक का मतलब है वो हर इंसान को एक ही वोट देती है, वो दूसरों का वोट नहीं लगा सकता है। तो एक इंसान का एक ही वोट होता है, एक मेंबर का, एंड कोई भी प्रॉक्सी वाला सिस्टम प्रिवेल नहीं करता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी की जो मैनेजमेंट और कंट्रोल का, अच्छा ये वोटिंग का काम कहाँ होता होगा, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वोटिंग का काम कहाँ होता होगा। देखो वोटिंग का काम कई जगह हो सकता है। पहली बात तो जो मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उन लोगों की सिलेक्शन प्रोसेस में, अगर उनको इलेक्ट करा जा रहा है। देन सेकेंडली कोई डिसीजन लेना है जिसमें बोला जाए ओके, कई लोग, कुछ लोग अग्री कर रहे हैं, कुछ डिसअग्री कर रहे हैं, तो उसमें वोटिंग करवाई जाएगी। तो ये कौन सा काम है, ये मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम है। डिसीजन मैनेजमेंट वाले ही लेंगे। उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, अब उन्हें चाहिए कि हाँ सब अग्री करें, तो सब तो अग्री कर नहीं सकते, तो मैक्सिमम जो वोट आएगा उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। तो वोटिंग का काम यहाँ पर होता है। तो चलो कोऑपरेटिव की वोटिंग समझ आ गई। अब बात करते हैं कंपनी की जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाली प्रोसेस है, उसमें ये होता है कि जो उसमें वोटिंग पावर दी जाती है वो डिपेंड करती है कि आपने कितने शेयर्स खरीदे। मतलब उसमें एक पर्सन अगर है देन उसने जितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे होंगे, ठीक है, मतलब जितना अमाउंट का कैपिटल उसने उस कंपनी को दिया होगा उस हिसाब पे उस पर डिपेंड करती है कि वो कितने वोट्स दे सकेगा। वो कितने वोट्स दे सकेगा वो डिपेंड कर रहा है कि उस पर्टिकुलर इंसान ने कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो ये आपका होता है एक कंपनी में कि नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर इंसान कितने जो वोट्स दे सकता है, एंड इसमें प्रॉक्सी का सिस्टम भी प्रिवेल करता है और कितनी उसने प्रॉक्सीज़ ली होंगी। प्रॉक्सीज़ अभी जानने की ज़रूरत नहीं, अभी जो आपको एग्जाम्पल दिए उसी के हिसाब से समझ लो, किसी के बिहाफ पर काम करना। प्रॉक्सी का क्या मतलब बताया गया है कि ऑन बिहाफ ऑफ समवन, बस ये प्रॉक्सी होती है। अभी इतना ही जानिए, ठीक है। ये आपका हो गया मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब आते हैं आगे के डिफरेंसेस पे। ठीक है, आगे के डिफरेंसेस पे आते हैं। अब आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस।
सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कोऑपरेटिव का सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन पिछली वीडियो में बताया गया था, इसमें भी देख लेते हैं। तो पहले हम कंपनी की बात करते चलो। कंपनी में ये दिया गया कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स। ठीक है, होता क्या है, कंपनी है आपकी, कंपनी के हो गए प्रॉफिट, उस कंपनी में ये प्रॉफिट किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, जो होंगे उस कंपनी के मेंबर्स। मान लो मेंबर्स हैं, मेंबर ए, मेंबर बी, सी एंड डी, 4 मेंबर है इस कंपनी के। ठीक है, 4 मेंबर्स हैं, प्रॉफिट हुआ एक पर्टिकुलर अमाउंट का। ए ने मान लो खरीदे 10% शेयर्स, बी ने खरीदे हैं 50% शेयर्स, सी ने खरीदे हैं 5% शेयर्स, डी ने खरीदे हैं 50% शेयर्स, जितने भी शेयर हों जो भी हो, इन्होंने अलग अलग प्रपोर्शन में शेयर्स खरीदे हैं। अभी जो प्रॉफिट्स हुए हैं ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे ए, बी, सी, डी को। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए को, बी को, सी को, डी को, एंड ये कितना इनको दिया जाएगा, प्रॉफिट कितना कितना इनका शेयर बनेगा, ये डिपेंड कर रहा है कि इन्होंने कितने कितने प्रपोर्शन में शेयर खरीदे हैं। जैसे ए ने 10% खरीदा है तो उसको बी से कम मिलेगा, क्योंकि बी ने 50% शेयर्स खरीदे। अब जैसे सी है, सी को ए से भी कम मिलेगा, क्योंकि सी ने केवल 5% शेयर्स खरीदे। डी ने 15% शेयर्स खरीदे तो डी को ए से ज़्यादा मिल जाएगा, बट 50 बी से कम मिलेगा। तो इस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि आपको शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। तो क्या है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स एंड इन प्रपोर्शन टू द कैपिटल विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। देखो शेयर्स कितने खरीदे हैं वही है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। अगर आप कोई चीज़ खरीदोगे देन उसके बदले आप पैसा दोगे, सो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट मनी टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर परचेजिंग 5 number of shares from an organization and each share is costing ₹10, so you have to pay ₹500 in return of that shares which you have purchased. So when you are paying that ₹500, then you are actually supplying the capital, you are actually giving the funds to that company for its growth. तो यही होता है। तो जो आपको ये बोला जा रहा है ना कि शेयर्स इतने परचेज करें, दैट इज़ ओनली कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। शेयर्स खरीद कर आप पैसा दे रहे हो, वही कैपिटल लग रहा है उस कंपनी में, ये होता है। अब अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, पहली बात तो ये तो चलो कंपनी में हो गया, कंपनी के प्रॉफिट से काम खत्म। ये जो शेयर हो, ये जो डिवाइड हो गया ना, प्रॉफिट डिवाइड हो गया तो क्या बोलेंगे, डिविडेंड। प्रॉफिट डिवाइड हो गया तो क्या बोलेंगे, डिविडेंड। अब आते हैं कोऑपरेटिव पे। कोऑपरेटिव का क्या सीन चल रहा है, पहली बात तो कोऑपरेटिव का प्रॉफिट होता है नहीं, कोऑपरेटिव का प्रॉफिट नहीं होता है। कोऑपरेटिव का क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था, सरप्लस। कोऑपरेटिव का या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा प्रॉफिट, या लॉस नहीं होगा, बिकॉज कोऑपरेटिव आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आप यही समझोगे। तो कोऑपरेटिव में क्या होता है, सरप्लस होता है, प्रॉफिट नहीं होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने काम करा अपना अच्छे से, साल के एंड में अपने अकाउंट्स में पता चला उसको सरप्लस हो गया। तो पहली बात तो सरप्लस के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले सरप्लस का ये बनाएंगे एक रिजर्व। इस सरप्लस का एक मिनिमम अमाउंट लेंगे, थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और उसको रिजर्व रख देंगे, एंड दैट रिजर्व विल बी यूटिलाइज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। वो रिजर्व बनाकर रख देंगे। देन क्या करेंगे, जो उनका सरप्लस बचेगा, ठीक है, अब जो है इन्होंने सरप्लस जो है सबसे पहले रिजर्व के रूप में रख लिया। अब इनके पास जितना लेफ्ट सरप्लस है, जितना सरप्लस इनका और बचा, उस सरप्लस से क्या करेंगे, आपके पिछली वीडियो में बताया गया था कि ये भी डिविडेंड देते हैं। ये जो है, जो इनके मेंबर्स होंगे, मान लो इनके ए, बी और सी मेंबर हैं, इनको ये डिविडेंड्स के रूप में दे देंगे, डिविडेंड्स के फॉर्म में दे देंगे, डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड देन उसके बाद भी देखो डिविडेंड्स वो लोग कितना देते हैं, केवल 10% देते हैं डिविडेंड। याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में केवल 10% डिविडेंड देते हैं। इन्होंने जो शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करी है उसमें केवल 10% पे ये डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। अब जो है ये सरप्लस को क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी को, कितना अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव डन, कितना अमाउंट ऑफ पैट्रोनेज दे हैव प्रोवाइडेड, कितना अमाउंट ऑफ अच्छा काम उन्होंने करा है, कितना अमाउंट ऑफ हार्डवर्क उन्होंने करा है। उसके बेसिस पर फिर इनको, जैसे कि आपके एक उसमें होती है, जैसे कि आप एक एम्प्लॉई हो, ठीक है, कहीं काम कर रहे हो, एंड देन आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें प्रमोशन तो हो नहीं सकता बिकॉज ऑल आर इक्वल, बट अगर ए ने ज़्यादा काम करा है तो उसके बाद ज़्यादा अमाउंट उसके वर्क के हिसाब से साल में जो लगा रहेगा, मेहनत करेगा, उसको ज़्यादा देंगे।
तो ये नहीं इसमें डिपेंड कर रहा है, कोऑपरेटिव में ये नहीं डिपेंड करता है, ये मैटर नहीं करता है कि ए बी और सी ने कितने शेयर्स खरीदे, क्योंकि उन्होंने जितने भी शेयर्स परचेज करे होंगे, जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा होगा, उसके केवल 10% उनको डिविडेंड दिया जाएगा। सो मे भी किसी को ज़्यादा डिविडेंड मिले, किसी को कम डिविडेंड मिले, बट दैट थिंग विल नॉट बी बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा उन लोगों पे, ठीक है, जितना कंपनी में बढ़ता है, बिकॉज कंपनी में 50% ऑफ द शेयर्स अगर बी के पास है तो प्रॉफिट का 50% भी ले जाएगा, ठीक है। तो इसमें नहीं होगा कि इसमें वो 10% वाले, पहले तो जो भी उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा मेंबर्स को, उसके 10% पे तो वो देंगे डिविडेंड, तो बहुत कम अमाउंट ए बी और सी को मिल पाएगी डिविडेंड्स के फॉर्म में। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने क्या करा है, उस चीज़ पर उनको बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा अगर सरप्लस करती है ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादा अमाउंट उनको तब मिलेगी, उस चीज़ पर मिलेगी जितना उन्होंने हार्डवर्क करा होगा, जितना उन्होंने सोसाइटी के साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितना उन्होंने पैट्रनेज प्रोवाइड करा होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करा होगा सोसाइटी को। तो मेन जो उनको सरप्लस डिवाइड करा जाएगा वो डिपेंड करा उन्होंने कितना वर्क करा है सोसाइटी के साथ। तो ये प्रोसेस होता है एक सरप्लस या प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का। सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कोऑपरेटिव एंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कंपनी। प्रॉफिट्स मतलब कंपनी में आप ये समझ लो कि कंपनी जो होती है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है। वहीं आपकी कोऑपरेटिव में डिपेंड कर रहा है सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन कि कितना आपने काम करा है। समझ गए, ये होता है। अब हम आते हैं शेयर कैपिटल पे, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में दिया गया है कि जो आपकी कंपनी होती है, 2 मेंबर्स कैन बाय एनी नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। और जो आपकी कोऑपरेटिव होती है उसमें 10% से ज़्यादा शेयर एक पर्टिकुलर इंसान नहीं खरीद सकता है। या आपकी कंपनी है, चलो इसको और रब कर देते हैं, जगह कम पड़ रही है। सो इसमें ये है, ये आपकी कंपनी है एंड दिस इज़ योर कोऑपरेटिव, ठीक है। कंपनी ने शेयर्स बनाए, शेयर्स उन्होंने लगा दिए कहाँ पर, स्टॉक मार्केट पे। एक मेंबर आया मिस्टर ए। अब अगर ये कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, जितने चाहे उतने शेयर्स खरीद सकता है, ठीक है, जितने चाहे वो उतने शेयर्स खरीद सकता है। लेकिन अगर वही मिस्टर ए अभी जाएगा कोऑपरेटिव में इनके शेयर्स खरीदने, तो ये उस शेयर्स के 10% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। 10% से ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ये परचेज़ नहीं कर सकते हैं। मिस्टर ए जो गए हैं वो सिंगल इंडिविजुअल है, एक सिंगल इंसान है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूरे नंबर ऑफ शेयर्स में से जो 10% शेयर्स बनते हैं, उस अमाउंट से ज़्यादा के शेयर्स परचेज़ नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर कैपिटल में प्रपोर्शन एक इंसान का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। शेयर कंट्रीब्यूशन में 10% से ज़्यादा शेयर वो नहीं खरीद सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, आप किसी दुकान में जाओ एंड उस दुकान वाले ने बोल दिया कि हमारे पास, चलो चिप्स की बात करते हैं, ठीक है, लेस के पैकेट है, लेस के जितने पैकेट हैं, लेस के मेरे पास पैकेट है 100 एंड 100 पैकेट्स में से आप केवल 10% के लेस खरीद सकते हो। मतलब कितने आप लेस खरीद सकते हो, अगर आपके पास 100 पैकेट्स ऑफ लेस हैं एंड उसके आप केवल 10% परचेज़ कर सकते हो, तो 10% ऑफ 100 लेस कितना होगा, 10/100 इंटू 100। ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 10 लेस। 10 लेस से ज़्यादा आप नहीं परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर 10 लेस से ज़्यादा परचेज़ नहीं कर सकते तो आप सिंगल इंसान हो, ये होता है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बोला कि भाई हमारे जितने शेयर हैं उसके 10% से ज़्यादा शेयर्स आप परचेज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये होता है। कंपनी में जितने मर्जी आप खरीदते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। अब चलो एक बात ख़त्म हो गई। अब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी स्पेशली यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब भी कि आपको आंसर राइटिंग में भी पब्लिक वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में क्या किया कि पब्लिक कंपनी ने नए शेयर लाए। चलो उनके शेयर, उन्होंने सोचा नए शेयर और ले आते हैं, ठीक है, कम बढ़ रहा है, नए शेयर्स और ले आए। तो जो ये पब्लिक कंपनी के जब नए शेयर्स लाएगी, तो इनका ये नियम है, इनका ये रूल है कि ये अपने ये नए शेयर्स पहले अपने जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके सामने उनको देगी, ठीक है। मतलब उनको वो ऑफ़र देगी कि पहले आप इससे खरीदो। एक पब्लिक कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी काम करते हैं, शेयर खरीद के मेंबर बन चुके हैं। अब उस पब्लिक कंपनी ABC ने सोचा कि मैं नए शेयर्स निकालती हूँ, तो उस कंपनी ने नए शेयर्स निकाल लिए वर्थ ₹2 लाख।
2 लाख के नए शेयर्स उन्होंने निकाल दिए। तो पहले वो अप्रोच करेगी मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को कि भाई आप हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हो, आप हमारी कंपनी पहले से काम करो, पहले आप परचेस करो, आप जितने चाहो आप उतने ले सकते हो। एंड उसके बाद हम बाहर की जनरल पब्लिक को बोले, क्योंकि पब्लिक कंपनी का क्या है, पब्लिक कंपनी में जनरल पब्लिक उनके शेयर्स खरीद सकती है, समझ गए। तो पब्लिक कंपनी को पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को अप्रोच करना पड़ेगा शेयर्स के लिए। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो जब नए शेयर्स इशू करती है, ठीक है, वो नए शेयर्स इसीलिए इशू कर दे। कोऑपरेटिव की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी नए शेयर्स अगर इशू करेगी तो वो जनरली इसलिए इशू करती है ताकि उसकी मेंबरशिप बढ़े। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहती है कि उसकी सोसाइटी में नए मेंबर्स आएँ। इसका मतलब वो एग्जिस्टिंग को नहीं ऑफर करेगी, वो कहेगी हाँ भी नए लोग आ जाओ हमारी कोऑपरेटिव में, ज़्यादा लोग हो जाएंगे, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो ये होता है कि जो कोऑपरेटिव होती है इट जनरली इशूज़ नए शेयर्स टू इंक्रीज़ द मेंबरशिप। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट होती है, ये लिस्ट ओपन होती है ऑल द टाइम, साल भर होती है। क्योंकि आपने किस में पढ़ा है, मेंबरशिप में, कोऑपरेटिव की मेंबरशिप पूरे साल खुली रहती है, हमेशा खुली रहती है। तो कोऑपरेटिव की ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट पूरे टाइम खुली रहेगी। लेकिन जो कंपनी होती है उसका सब्सक्रिप्शन जैसे ही कवर हो जाता है, जैसे उसका सब्सक्रिप्शन कवर हो जाता है वो अपनी लिस्ट को क्लोज़ कर देती है, बंद कर देती है। एंड देन नए मेंबर्स उस कंपनी में को नहीं एंटर कर सकते, उसके मेंबर नहीं बन सकते जैसे उनकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद हो जाती है। जैसे उनको पूरा सब्सक्रिप्शन 2 लाख का अगर था उनकी कंपनी का, 2 लाख उनको मिल गया, उनके शेयर्स बढ़ गए, अब काम ख़त्म का। तो इसमें अब आपके इस पैराग्राफ में 2 टर्म्स जैसे कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, ये कहा जाता है कि जो आपकी कंपनी होती है इट इज़ जनरली कैपिटलिस्टिक इन नेचर एंड योर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ सोशलिस्टिक। इसीलिए क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी नए शेयर्स इसलिए इशू करती है ताकि उनकी मेंबरशिप इंक्रीज़ हो। मेंबरशिप इंक्रीज़ का मतलब है कि इट इज़ मोर सोशलाइजिंग, इट इज़ मोर बेस्ड ऑन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अच्छे के लिए नए मेंबर्स आएंगे तो उन नए मेंबर्स का भी बेनिफिट होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ मोर ऑन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करने वाली। बट वहीं अगर आप कंपनी को देखो तो कंपनी में क्या है, इट इज़ मोर कैपिटलिस्टिक, इट इज़ मोर मनी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड। उनको मेन है पैसे से मतलब, इसमें पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे दिए, जैसे ही उनके पैसे आ गए उन्होंने बंद कर दी। सो इट इज़ इसमें यही शो हो रहा है कि हाँ भी इनको बस मनी से रिलेटेड, इनका मनी, इनके फंड्स आ गए, इनका काम खत्म हो गया। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं, टर्म हम लोगों ने दिया है कि कंपनी हमारी कैपिटलिस्टिक है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ मोर ऑफ सोशलिस्टिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम आती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, देखो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या है आपका, आप वही समझो, इंटरेस्ट क्या है आपका, शेयर। देखो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है, इसलिए आप फिर शेयर समझो। देखो होता है जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आपको पता है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके शेयर्स आपके फ्रीली ट्रांसफरेबल है, किसी को भी आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। आपको छोड़ दी कंपनी, आप किसी और को ट्रांसफ़र कर दो। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, पर उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन वो लोग लगाते हैं। जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें वो कहते हैं कि देखिए हम आपको शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं अलाउ करती है कि आप शेयर्स को ट्रांसफ़र करो, ये ट्रांसफ़र करना अलाउ नहीं करती। ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है, ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी और को दे देना, ठीक है, किसी और, वो कुछ भी हो सकती है, किसी और को दे देना। तो ट्रांसफ़र नहीं अलाउ करती। वो कहती है कि अगर आपको शेयर्स नहीं रखने अपने पास तो वो शेयर्स आप हमको वापस कर दो और शेयर्स वापस करके अपना कैपिटल विड्रॉ कर दो, ठीक है, विड्रॉ योर कैपिटल, ठीक है। आपने जब शेयर्स खरीदे होंगे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, आपने अमाउंट पे करी होगी, आपको शेयर्स अब आपको वो शेयर्स जो है नहीं चाहिए, आप क्या करो, वापस कर दो, अपना कैपिटल ले लो,
ठीक है, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप छोड़ दोगे। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट तब आती है जब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप छोड़नी होती है। पब्लिक कंपनी में यू कैन ट्रांसफ़र दी शेयर्स, किसी और को ट्रांसफ़र कर दो तो वो मेंबर बन जाएगा एंड आप उस मेंबरशिप की लाइन से हट जाओगे। कोऑपरेटिव में कहते हैं आप भाई ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको हटना है हमारी मेंबरशिप से। कोऑपरेटिव आपकी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक नोटिस उनको दे दो एंड आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर लो, आप कोऑपरेटिव की मेंबरशिप से हट जाओगे। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट का। सो मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन विड्रॉ हिज कैपिटल बाय गिविंग अ नोटिस टू द सोसाइटी। शेयर होल्डर जो है वो अपना कैपिटल ऐसे मांग नहीं सकता है। कंपनी में देखो क्या होता है ना कि कंपनी में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो शेयर किसी और को, तो आप कंपनी से नहीं ले रहे हो एक्चुअली में वो अमाउंट, ठीक है, जो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया कंपनी को वो आप कंपनी से वापस नहीं ले रहे हो, आप अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर दे रहे हो एंड अमाउंट उसी से आपको मिल जाएगी। मे भी ऐसा होता हो, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये बात है कि आप अपना जो कैपिटल है वो कंपनी से डिमांड नहीं कर सकते। जैसे कोऑपरेटिव से आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर लोगे, ये काम आप कंपनी में नहीं कर पाओगे, इसलिए आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करके किसी और को दे देते हो। कोऑपरेटिव में यू कैन नॉट ट्रांसफ़र, ठीक है, ये होता है। ठीक है, क्या इसमें दिया गया है कि इफ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट बी ट्रांसफर, शेयर्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के दे कैन नॉट बी ट्रांसफर दिया गया है। अब आपका आता है डिफरेंस बेसिक ऑब्जेक्टिव का। बेसिक ऑब्जेक्टिव शुरुआत में पढ़ा था, जो आपकी कंपनी होती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, एंड कोऑपरेटिव का क्या होता है, सर्विस टू सोसाइटी। ये तो आपने पढ़ा था। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये है कि वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करे, उनके भले के लिए करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। ऑन दी अदर हैंड जो कंपनी होती है इसका एम होता है प्रॉफिट्स बनाना, ठीक है, एंड वो आपकी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन मेनली इसीलिए कि प्रॉफिट्स में वो ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया, तो कंपनी का प्रॉफिट, कोऑपरेटिव का सर्विस टू मेंबर्स और सर्विस टू सोसाइटी। अब आपकी आती है कवरेज, कितना कवर कर रहा है। देखो जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जनरली जो लोग आते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो लोकल एरिया के होते हैं। क्यों लोकल एरिया के होते हैं? लोकल एरिया के इसलिए होते हैं बिकॉज दे आर जनरली रिलेटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनी थी? शुरुआत में जाओ, या तो कंज्यूमर्स मिलकर बनाएंगे, या तो लेबर्स मिलकर बनाएंगे, या तो किसी जगह काम करने वाले कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने मिलकर अपना एक यूनियन बना लिया, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली है, क्योंकि उनका एम्प्लॉयर एक है। लेबर्स ने किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री का ओनर कोई एक है, उन लेबर्स ने मिलकर अपनी कोऑपरेटिव बना ली, क्योंकि वो लेबर उनको, वो जो ओनर था वो ओनर को एक्सप्लॉइट कर रहा था। यही से बात शुरू हुई थी। तो इससे क्या पता लगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग जनरली दे आर अक्वेंटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते हुए लोकल एरिया के होते हैं, लोकल रीजन के होते हैं, और उनका एक मेन कॉमन गोल होता है, कॉमन चीज़ एक उनको कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर लोकल एरिया के होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ये होता है। पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें, पब्लिक कंपनी के तो अब्रॉड के भी मेंबर्स होते हैं, एंड वो मेंबर्स जनरली एक दूसरे को जानते हैं। वो इतने वास्ट एरिया से, उनका इतना लार्ज स्केल होता है, वो इतने दूर दूर से मेंबर्स होते हैं कि कोई उनका कनेक्शन ही नहीं बनता। मे भी एक ऐसी कंपनी, कोई भी कंपनी ले लो, उसके मेंबर्स दिल्ली में भी होंगे, साउथ में कहीं होंगे, अब्रॉड में होंगे, यूएसए में होंगे, सिंगापुर में होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताइए, जो कवरेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप बहुत लिमिटेड लोकल एरिया से होती है। उनका एक कॉमन बॉन्ड होता है, या तो वो कॉमन ऑक्यूपेशन में होंगे, कॉमन लोकेलिटी में होंगे। कंपनी में क्या होता है कि उनमें कोई ऐसा रिलेशनशिप होता ही नहीं है, एंड दे आर यूजली फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इवन फ्रॉम अब्रॉड। कवरेज खत्म कवरेज, ठीक है। अब आता है एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस। एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस, एग्जेम्पशंस क्या हो गए? कोई ऐसे रूल या लॉ जिससे आपको छूट मिल गई कि हाँ भाई आपको नहीं करना है, ये आपको ये टैक्स नहीं देना है, आपको ये वाली ड्यूटी नहीं करनी है, आपको ये वाला फॉर्म नहीं फिल करना है। एग्जेम्पशन होगी। प्रिविलेज, ये एक्स्ट्रा हम चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ गए? एग्जेम्पशन, प्रिविलेजेस। एग्जेम्पशन किसी चीज़ से एग्जेम्प्ट कर देना, आपको किसी चीज़ को करने के लिए आपको मना कर दें कि रहने दो, आपको ये फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देना, ठीक है, प्रिविलेज देना। तो एग्जेम्पशन एंड प्रिविलेजेस में ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत टाइप के एग्जेम्पशंस भी होते हैं, बहुत सारे प्रिविलेज को प्रोवाइड करा जाता है। उनमें एग्जेम्पशंस होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स हो गए, उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी होगी। तो उसमें गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट की कंट्रोल भी इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की ग्रोथ के लिए उसको बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती है, ठीक है।
अब क्या होता है, जो हमारी कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जनरली ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं होते। जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उसमें ज़्यादा प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। किसमें आपने पढ़ा है प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी पिछले चैप्टर में, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 ने उन्हें प्रोवाइड करे हैं। एग्जेम्पशन एंड प्रिविलेजेस खत्म। अब हमारा आता है गवर्निंग स्टैट्यूट। गवर्निंग स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का क्या मतलब है, एक्ट या फिर आपका लॉ, ठीक है, गवर्न क्या कर रहा है। सो गवर्निंग स्टैट्यूट में ये है कि जो आपकी कंपनी होती है, ये एक आपकी कंपनी है, कंपनी का स्टैट्यूट आपको पता है। कंपनी का जो पिछला स्टैट्यूट था वो था कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। बट अब क्या हुआ ना, 2013 में हमारा ये कंपनीज एक्ट अमेंड कर दिया गया था। अमेंड करने का मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे, उसको थोड़ा अलग कर दिया गया था। वो जो चेंजेस लाए गए थे तो उससे हमारा कंपनीज एक्ट बन गया है कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनीज एक्ट 2013 तो अभी लेटेस्ट, आप उसको अमेंडेड में अभी आप यही पढ़ोगे कि 2013 का भी चल रहा है, उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए। सो कंपनी हमारी कंपनीज एक्ट कहीं पे यहाँ पे मुझे 1956 का दिया है, कहीं पे 2013 का दिया है। यू शुड कंफर्म विद योर टीचर कि आपको कौन सा मेन लिखना है। जनरली 2013 वाला लिखना पड़ेगा। तो कंपनी जो इसका जो गवर्निंग स्टैट्यूट है वो यही है, कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013 वाला। अब जो हमारी कोऑपरेटिव आती है, कोऑपरेटिव का होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट कब का, 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, उसका क्या दिया गया है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट मतलब किसका, क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब ये आपको गूगल पे देखना है। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट क्या है ये आप गूगल पे देखो, कुछ काम आप लोग खुद भी करो तभी आपका थोड़ा इसमें नॉलेज बढ़ेगा। जनरली आप ये समझ लो, चलो फालतू बातें थी वो। अब ये देख लो गवर्निंग स्टैट्यूट ये है कि कंपनी में कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 आपका मे बी 2013 ही आपको बोला जाएगा बिकॉज इट इज़ द अमेंडेड एक्ट। कोऑपरेटिव का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, ये एक्ट्स इंपॉर्टेंट है याद करना बिकॉज इफ़ यू वांट टू परस्यू कॉमर्स इन योर हायर क्लासेस ऑल्सो 11th 12th में भी एंड इवन इन योर ग्रेजुएशन, देन आपको पूरी ना कंपनीज एक्ट की पूरी लॉ, कंपनी लॉ जो पूरा होता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। एंड कंपनी लॉ जो कंपनीज एक्ट है, मर्केंटाइल लॉ इसको बोलते हैं, पढ़ाया जाएगा। तो उसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। एंड दीज डेट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। जो ईयर मेंशन करा गया 1912, 2013 पार्टनरशिप का आपका था, तो ये सब याद करोगे तो अच्छा ही रहेगा, याद हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, याद हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। तो चलो ये हमारा था एक और डिफरेंस गवर्निंग स्टैट्यूट का कि कंपनी का ये है, कोऑपरेटिव का ये है। यहाँ पे जो हमारे डिस्टिंक्शंस हैं एक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्लियर हो गए। सो देखो पिछले वीडियो में आपने देखा था कंपनी और कोऑपरेटिव बहुत मिलती जुलती थी। अब इन डिफरेंसेस आपको थोड़ा और क्लियर मिल गया होगा कि एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक सोशलिस्टिक टाइप की है। वो उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सर्विस प्रोवाइड करना, उसके शेयर्स हमेशा खुले रहते हैं, मेंबरशिप हमेशा ओपन रहती है। तो एंड ये कंपनियाँ देखो, कंपनी जैसी सब्सक्रिप्शंस हो गए, लिस्ट बंद कर दी गई, ठीक है, वो आपकी कैपिटलिस्टिक टाइप की और कैपिटलिस्टिक टाइप की ओनरशिप स्ट्रक्चर है। तो कंपनी और कोऑपरेटिव में यही डिफरेंसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव के मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होते हैं, देन आगे उसका फॉर्मेशन एंड बहुत सूटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करेंगे। एंड टिल देन यू शुड रिवाइज ऑल दिस एंड स्टडी हार्ड। टेक केयर।